आपका करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि मैं लाइव हो गया हूं। अगर मैं लाइव हो गया हूं तो फटाफट से वीडियो के कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए कि हाँ सर आप लाइव हो गए हैं। आई थिंक आई एम लाइव, ठीक है। तो आई थिंक आई एम लाइव, ये रोज रोज मुझे बोलना पड़ता है। तो फिलहाल तारीख है 10 जनवरी और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर है। आइए देख लेते हैं हमारी हेडलाइंस क्या है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन। आप सभी को रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है जो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। चल भाई, रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है जो आप सभी को ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि मेरी सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा एक संपूर्ण रीजनिंग बैच है। अगर आप रीजनिंग को बहुत ही दमदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आगे आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, या फिर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, या फिर मेरे साथ टाइम बिताना चाहते हैं, तो फिर ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच आपको मिल सकता है अभी बहुत कम में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल इस पर राहुल सर कोड यूज करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएंगे, कुछ डिस्काउंट मिल जाएंगे, और फिर पता नहीं क्या मिलेगा ना मिले। तो फिलहाल बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए आपको। इसके अलावा एक रैंक बूस्टर बैच है। रैंक बूस्टर बैच है जो 20 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ है। ये आरआरबी एनटीपीसी टीबीटी 2 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बैच है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या मैं लाइव हूं? क्या मेरी आवाज सुन रहे हो? ठीक है, हाँ आंख ठीक हो गई है, थैंक यू। आप सभी को दुआओं का सर, यार तुम लोगों को इतना प्यार मिलेगा तो जो चीज डॉक्टर कह रहा था 6 महीने में सही होगी जाके, वो मैं 15 दिन में सही कर लिया आप लोगों के प्यार की बदौलत। हाँ, ये बैच भी आप राहुल सर कोड यूज करके ले सकते हैं। उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं आज की हमारी हेडलाइंस क्या है। आज की हमारी हेडलाइन में है 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। नासा ने तैनात किया अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप। ब्राजील, यूएई सहित 5 देश औपचारिक रूप से यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल। झांग मिंग को शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। एससीओ के नए महासचिव आ गए हैं भाई, इनका नाम याद रखिएगा। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता। केंद्र सरकार ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज के रूप में नियुक्त की गई हैं आयशा मलिक। पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किसी महिला को जज के रूप में नियुक्त किया है। नाम है उनका आयशा मलिक। केवीआईसी ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। यह देश में स्वीट क्रांति यानी मीठी क्रांति का उद्भव है। ओपेक ने कुवैत के हैतम अल घिस को नया महासचिव नियुक्त किया। ओपेक के भी सचिव बदल दिए गए हैं, अल घिस को नया महासचिव नियुक्त किया गया है। फिलीपींस ने बाल विवाह पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। अगर यहां पे बाल विवाह करोगे तो बहुत हौके जाओगे। पीएम मोदी ने ऐलान किया अब 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस, गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में, प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में। और हैदराबाद में किया गया ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन। अब कर लेते हैं प्रीवियस डे रिवीजन। प्रीवियस डे रिवीजन में कल हमने क्या पढ़ा था कि किस देश ने 5 जनवरी को 2022 को एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो नॉर्थ कोरिया मान नहीं रहा है भाई, हाइपरसोनिक मिसाइल का उन्होंने परीक्षण कर दिया। तो नॉर्थ कोरिया इज द राइट आंसर। राइट आंसर हमारा क्या होगा? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम के अनुसार भारत में कौन सा हवाई अड्डा 10वां वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा बना है? तो आंसर आप करते रहिए, एबीसीडी में से आप करते रहिए जो भी आपको आता है और उसके हिसाब से आपको उत्तर करना है। तो राइट आंसर इज चेन्नई एयरपोर्ट। राइट आंसर क्या है? चेन्नई एयरपोर्ट। हैदराबाद में भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय, ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया था। जितेंद्र प्रधान नहीं, जितेंद्र सिंह। 5 जनवरी को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अतुल केशव, जी अशोक कुमार, दीपक कुमार या अजय कुमार चौधरी? तो राइट आंसर इज अतुल केशव। यूएसआईबीसी के नए हेड बनाए गए हैं अतुल केशव। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार नियुक्त किया गया है? तो वह है विजयपाल शर्मा। ये आपका जो एमएसपी होता है ना एग्रीकल्चर के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको डिसाइड करने वाली संस्था है, उसका आयोग है।
तो उसके हेड बनाए गए हैं विजयपाल शर्मा। दूसरा कार्यकाल इनको मिला है। ममता बियॉन्ड 202 ये किस राजनीतिक पत्रकार द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये पुस्तक लिखी गई है जयंत घोषाल द्वारा और इसे अनुवादित किया है अर्णव सिन्हा ने। भारत गुआम में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस में भाग ले रहा है? तो भारत गुआम में आयोजित होने वाले सी ड्रैगन में भाग ले रहा है। सी ड्रैगन में कितने देशों ने भाग लिया है? कमेंट पे लिखकर बताइए। सी ड्रैगन में कितने देशों ने भाग लिया है? ये कमेंट में लिख करके बताओ। कहां पे हो रहा था? गुआम में, जहां पे मालाबार हुआ था। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी का सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? जनरल बिपिन रावत के नाम पर इनका नाम रख दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कुछ लोग 46 बता रहे हैं। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एंडोजर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है शेफाली वर्मा। कौन है? शेफाली वर्मा। विद्युत मंत्रालय के कार्यक्रम उजाला ने 5 जनवरी 2022 को एलईडी लाइटों की बिक्री के कितने साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं? तो ये 7 साल हो गए हैं। 2015 में ये शुरू किया गया था, तो राइट आंसर 7 ईयर इसको पूरा हो गया है। जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते हैं तो वीडियो रिकमेंड होती है, नहीं लाइक करते हैं तो वीडियो रिकमेंड नहीं होती है। आगे, कोप्पल टॉय क्लस्टर पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, इसे कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो कोप्पल आपका कर्नाटका में है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ये देश का पहला टॉय क्लस्टर, खिलौना क्लस्टर कहां पर बनाया जा रहा है? कर्नाटक में बनाया जा रहा है। इसके अलावा खेलो इंडिया गेम 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? खेलो इंडिया 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश भोपाल में किया जाएगा। तो ये सारे के सारे वो करंट अफेयर्स थे जो हमने पिछले दिन पढ़े थे। और आज मैं 9 जनवरी के बारे में पहले आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1915 में, जिन्हें भारत का सबसे महान प्रवासी माना जाता है, महात्मा गांधी यानी बापू, हमारे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और बापू की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो उनकी लाइनें बहुत अच्छी लगती है, मैं प्रभावित हूं बापू से, लेकिन एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। बापू कहते हैं कि द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। एक कमजोर आदमी कभी भी किसी को क्षमा नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि अक्सर आप लोग चैट रूम में लड़ाई कर लेते हैं, आप एक दूसरे को ईगो सेटिस्फाई करने लगते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा बनाने के चक्कर में आप छोटी छोटी लड़ाइयों में व्यस्त हो जाते हैं, जिसका आपका बहुत ज्यादा समय और एनर्जी जाता है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप कमजोर हैं तो आप लड़ेंगे। आप वाकई, ये सच बात है, अगर आप कमजोर हैं तो आप अपने आप को ज्यादा प्रोवोक करेंगे, लोगों को जवाब देने पे उतावले हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मजबूत हैं, अगर आप स्ट्रांग हैं, तो आप लोगों को जवाब नहीं देंगे, आप लोगों को क्षमा करेंगे। क्योंकि एक कमजोर आदमी कभी भी किसी को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको क्षमा करने लायक ही नहीं है। क्षमा कौन कर सकता है? मेरे पास ताकत है, मैं तुम्हें उठा के पटक सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं पटकूंगा, ये मेरी बहादुरी है। तो बी स्ट्रांग, ऑलवेज बी स्ट्रांग, और छोटी छोटी लड़ाइयों में अपना समय व्यस्त ना करें, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई आपका इंतजार कर रही है। इस जीवन में सही तरीके से जी के निकल जाओ, 4 आदमियों को इंप्रेस कर ले जाओ, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो फिलहाल आज चलते हैं आज के करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहली जानकारी है कि हर साल आपका प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई कब मनाया जाता है? तो पहली बात तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2003 में पहली बार मनाया गया था। इस बार हम लोग कौन सा मना रहे हैं? इस बार हम लोग 17वां मना रहे हैं। सर, इसमें प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिए जाते हैं, बिल्कुल प्रवासी भारतीय सम्मान दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक उनकी घोषणा नहीं की गई है। इवन इस बार प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या रहेगी, इसकी भी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। हो सकता है आज हो जाए या कल हो जाए, तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल पिछले बार के कुछ अवार्ड के बारे में बात करते हैं। हर साल कोई ना कोई मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जाता है। पिछले साल कोविड-19 के दौरान किसी को भी यहां पर आमंत्रित नहीं किया गया था, वर्चुअली इसको मनाया गया था। चंद्रिका प्रसाद संतोखी का नाम आपने सुना होगा। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनका नाम याद रखिएगा। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। कोई मुझे सूरीनाम की राजधानी बताएगा? कोई मेरी मदद करेगा? मेरा काबिल दोस्त मेरी मदद करेगा? चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। पिछली बार इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। एक नाम और याद रखिएगा, मुकेश आगी। एक नाम और याद रखना, मुकेश आगी। भाई साहब, ये कौन है? मुकेश आगी वो व्यक्ति थे जिन्होंने पिछली बार बिजनेस यानी कि व्यापार के क्षेत्र में प्रवासी भारतीय सम्मान जीता था। वैसे पिछली बार 30 लोगों को दिया गया था, 30 लोगों का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है सूरीनाम से है, और सूरीनाम की राजधानी है पारामारीबो। सूरीनाम की राजधानी क्या है? पारामारीबो। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे भारत, इस याद मनाते हैं। इस बार कौन सा मना रहे हैं? 17वां मना रहे हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को पिछली बार मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर आमंत्रित किया गया था।
इवन 26 जनवरी जो परेड होने वाली थी उसमें बोरिस जॉनसन को बुलाया था, बोरिस जॉनसन बोले बहुत कोरोना है हम नहीं आएंगे, तो फिर इनको बुलाया गया था, फिर बाद में ये भी नहीं आए थे। तो हाल फिलहाल मुकेश आगी का नाम जरूर याद रखेगा इनको पिछली, क्योंकि ये अभी एग्जाम में पूछा गया था कि किसको बिजनेस की कैटेगरी में प्रवासी भारतीय सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा मुकेश आगी, मुकेश आगी याद रखिएगा, ठीक है। पारामारिबो जो है वो सूरीनाम की राजधानी है। सूरीनाम कौन से कॉन्टिनेंट में आता है पता है? नहीं पता। सूरीनाम जो है ये साउथ अमेरिका में आता है। कहां आता है? साउथ अमेरिका में आता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस के ऊपर हमने काफी चर्चा की। इसका लोगो जरूर आप याद रखिए। इसका लोगो में 3 व्यक्ति आपको ऐसे मिलते हुए नजर आएंगे। या एक चीज और यहां पर बन सकती है कि भाई प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना किसने की थी? प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की किसने कहा, सोचा कि लाओ प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं? तो ये थे लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी मैं लिख देता हूं कहीं पर ताकि आपको याद बना रहे। लक्ष्मीमल सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि चलो यार एक नेटवर्क बनाया जाए और जितने अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं प्रवासी उनको मिला करके मिला दिया जाए। तो इनका नाम क्या था? लक्ष्मीमल सिंघवी। इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं और अगली जानकारी की तरफ आपको लेके चलता हूं। फिलहाल मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। 1915 में आए थे, प्रवासी भारतीय दिवस की उपाधि दी जाती है, 9 जनवरी फलाना वलाना, मैंने आपको सब बता दिया। ये एक और चीज याद रखिएगा, अभी हमने 1 जनवरी को क्या मनाया? ग्लोबल फैमिली डे, जिसे वर्ल्ड पीस डे यानी कि विश्व शांति दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। 4 जनवरी को हमने मनाया ब्रेल दिवस। क्या मनाया? ब्रेल दिवस मनाया। और इसके अलावा 9 जनवरी को हमने मना लिया प्रवासी भारतीय दिवस। कल 11 जनवरी हम लोग मनाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो डेथ हुआ था, यानी कि जो उनकी मृत्यु हुई थी, देहावसान जो उनका हुआ था, वो 11 जनवरी 1966, 11 जनवरी 1966, 11 जनवरी 1966 तो कहां पर हुआ था? ताशकंद में, जब वो उज्बेकिस्तान गए थे। आपको याद होगा, जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल इतने डेज याद रखिए। आगे चलते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च कर दिया है? ये न्यूज 25 दिसंबर को लॉन्च की थी, लेकिन अब हाल फिलहाल ये अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया है। तो ये किसने लॉन्च किया है? नासा ने। इस टेलीस्कोप का नाम क्या है? तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। इस टेलीस्कोप की तस्वीर ये है और इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स ई वेब टेलीस्कोप। क्यों इसका नाम जेम्स ई वेब टेलीस्कोप रखा गया है? जेम्स ई वेब टेलीस्कोप का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो नासा के दूसरे प्रशासक थे, यानी कि जो नासा को संभालने वाले दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम जेम्स ई वेब था। उनके नाम पर ही इनका नाम, इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है। ये टेलीस्कोप जो है बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये विश्व के अब तक के जो सबसे बड़े टेलीस्कोप हब्बल टेलीस्कोप की जगह लेने वाला है। किसकी जगह लेने वाला है? हब्बल टेलीस्कोप की जगह ये लेने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ध्यान रखिएगा, इसको नासा ने अपने स्पेस सेंटर से लॉन्च नहीं किया था। इसको लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुयाना से। इसको कहां से लॉन्च किया गया था? फ्रेंच गुयाना से। इसको कहां से लॉन्च किया गया था? फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया था। तो जेम्स टेलीस्कोप जो है ये हब्बल का उत्तराधिकारी है। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस वाले दिन इसको प्रक्षेपित किया गया था और हाल फिलहाल 8 जनवरी 2022 को इसने अपना जो परिनियोजन चरण होता है, जिस कक्षा में इसे पहुंचना चाहिए उस कक्षा में ये पहुंच गया है। और अब ये क्या करेगा? 13.5 अरब साल पहले बने सितारों के बारे में भी हमें जानकारी देगा। ठीक है, दूसरी बात ये रहे जेम्स ई वेब, आपको दिखा देता हूं मैं। इनका नाम क्या है? बिल नेल्सन, पिलर ऑफ क्रिएशन। ये फोटो है, ये मैंने स्लाइड पहले भी डिस्कस की है। और ये आपका था हब्बल टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप जो है ये 1990s में ऑपरेटेड किया गया था। 1990 में इसको लगाया गया था और कई बार इसमें कमियां रही, फिर बाद में इसको चेंजेस किया गया। तो जेम्स ई वेब टेलीस्कोप याद रखिएगा। नासा की बात करें, अगर देखो अगली स्लाइड मैंने दी होगी नासा की, तो नहीं दी है, चलो कोई बात नहीं। मैं यहां पर कुछ बातें नासा के बारे में बात करना चाहता हूं। नासा के वर्तमान समय में प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन। यानी कि वर्तमान समय में नासा को संभाल कौन रहे हैं? बिल नेल्सन संभाल रहे हैं। और अभी हाल ही में नासा का एक यान सूर्य के एकदम करीब पहुंच गया। किसके करीब पहुंच गया? सूर्य के एकदम करीब पहुंच गया। उसका नाम क्या था? उसका नाम था पार्कर प्रोब। आप कह सकते हैं कि पहला विश्व का यान जो सूर्य को छू करके चला आया। किसको टच करके चला आया? सूर्य को छू करके चला आया। पार्कर प्रोब उसका नाम था। इसके अलावा आपको याद रखना है, नासा ने मंगल पर एक रोवर भेजा है। उसका नाम क्या है? परसेवरेंस। उसका नाम क्या है? परसेवरेंस। उसका नाम क्या है? परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। अभी हाल ही में एक डिक्शनरी, उसका नाम आपको बताना है, एक डिक्शनरी जिसने परसेवरेंस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, उसका नाम बताइए। किस डिक्शनरी ने परसेवरेंस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, ये बताइए। नासा का रोवर तो है ही है परसेवरेंस, इसके अलावा एक डिक्शनरी है जिसने परसेवरेंस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। याद रखिएगा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी है। कौन सी डिक्शनरी है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परसेवरेंस शब्द को आपका, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परसेवरेंस शब्द को आपका वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कोई लोग कॉलेज बता रहे हैं, कैम्ब्रिज है बेटा,
कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, ब्राजील यूएई सहित कितने देश औपचारिक रूप से यूएनएससी में शामिल हुए हैं? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो आपके परमानेंट होते हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी तौर पर चुने जाते हैं। तो यहां पर जो बात हो रही है वो अस्थायी तौर पर चुने गए सदस्यों के बारे में बात हो रही है। अच्छा, 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? आपके 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? 5 परमानेंट मेंबर हैं एबीएफआरसी। ना याद हो तो ऐसे मैंने याद कर रखा है, एबीएफआरसी। एबीएफआरसी का मतलब ये हो गया अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना। इनके पास वीटो पावर है, अगर ये कह दें कि ये नहीं होना है तो फिर वो नहीं होना है। तो हाल फिलहाल यहां पर कुछ सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें से ब्राजील भी है, यूएई भी है और आपका गैबान भी है, अल्बेनिया है, घाना है, संयुक्त अरब अमीरात है। तो ये नए सदस्य बन गए हैं। तो अल्बेनिया 1, ब्राजील 2, गैबान 3, घाना 4, संयुक्त अरब अमीरात, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 जो है वो सदस्य बन गए हैं। और आपको याद होगा कि भारत जो है अभी 2 साल के कार्यकाल के लिए यहां पर काम कर रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में। तो कौन सा कार्यकाल चल रहा है भारत का? भारत का 8वां कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, और अभी भारत ने इसकी अध्यक्षता कब की थी? भारत ने इसकी अध्यक्षता अगस्त माह में की थी। कि कब की थी? अगस्त माह में इसकी अध्यक्षता की थी। अब कब करेगा? अब दिसंबर 2022 में करेगा, क्योंकि जो इसके 15 सदस्य होते हैं ना, वो रोटेटिंग फॉर्म में अध्यक्षता करते हैं। वो किस फॉर्म में अध्यक्षता करते हैं? रोटेटिंग फॉर्म में अध्यक्षता करते हैं। एक एक महीने के लिए सबको अध्यक्षता मिलती चली जाती है। तो फिलहाल इसमें 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं यूएन के, और उसमें से 15 सदस्य जो है वो हर बार चुने जाते हैं। 5 स्थायी है, 10 बार बार करके चुने जाते हैं। इसमें से 50 ऐसे देश हैं जिनको आज तक कभी भी यूएनएससी के कार्यकाल के लिए नहीं चुना गया है। यहां से एक प्रश्न बनता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की है? तो यह मौका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। पहले प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने, पहले भारतीय प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की। इससे पहले पीवी नरसिम्हा राव ने कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अध्यक्षता नहीं मिल पाई थी। तो हाल फिलहाल यूएनएससी की हम लोग यहां पर बात कर रहे थे, लेकिन अभी हमने क्योंकि नए ग्रुप में जोड़े हैं तो कुछ चीजें ऐसी कि 2021 में ऐसे कौन कौन से नए मेंबर रहे अलग अलग संगठनों में, उनको हम लोग किलर पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। 102वां मेंबर आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अभी जोड़ा गया 102वां मेंबर, और वो कौन सा बना है? उस देश का नाम है एंटीगुआ बारबुडा। एंटीगुआ बारबुडा, एंटीगुआ बारबुडा, ये एक ही देश का नाम है। इसके प्रधानमंत्री यहां पर आए थे, बहुत कम आबादी है। एंटीगुआ बारबुडा, आप समझ जाएंगे ना, क्या इरेज कर दूं? लो भाई, बारबुडा। ठीक है, उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक में अभी कुछ सदस्य शामिल हुए। एनडीबी में कुछ सदस्य अभी हाल ही में शामिल हुए। कौन कौन से थे? इसमें इजिप्ट जो है वो सबसे नया कंट्री शामिल हुआ है। बांग्लादेश, उरुग्वे, यूएई और इजिप्ट अभी इसमें शामिल हुए। मैं पेन का कलर चेंज करता हूं। बांग्लादेश, बांग्ला जरा लिख दिया मैंने, बांग्लादेश, उरुग्वे, यूएई और सबसे नया सदस्य कौन शामिल हुआ? इजिप्ट। इजिप्ट अभी इसमें शामिल हुआ है। याद आ रहा है ना? ऐसा पता था कि इजिप्ट शामिल हो गया है एनडीबी में, है ना? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय संघाई में। इसका मुख्यालय कहां पर है? संघाई, चाइना में। इसका मुख्यालय कहां पर है? संघाई, चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? संघाई, चाइना में। हेड कौन है? मार्कस प्राडो ट्राइजो। हेड कौन है? मार्कस प्राडो ट्राइजो। मार्कस प्राडो ट्राइजो किस देश से बिलोंग करते हैं? ब्राजीलियन है ये कहां से बिलोंग करते हैं? ब्राजीलियन है। ये कहां के हैं? ब्राजील के। ठीक है, आगे आते हैं। अभी हाल ही में बीजिंग ओलंपिक, जो आपके शीतकालीन ओलंपिक होने वाले हैं बीजिंग में, 4 फरवरी से शुरू होंगे और शायद 20 फरवरी तक चलेंगे। उसमें बाइकॉट ग्रुप बना है, मतलब कुल लोग मिलकर कि हम नहीं जाएंगे विंटर ओलंपिक में। तो वो कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले तो यूएस इसमें शामिल हुआ था। यूएसए ने कहा था कि वहां पे उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार करते हो तुम लोग, इसलिए हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे। तो यूएसए के बाद इसमें शामिल हो गया था यूके, फिर इसमें शामिल हो गया कनाडा और फिर इसमें शामिल हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसने कहा कि हम बीजिंग ओलंपिक, जो शीतकालीन विंटर ओलंपिक होने वाले हैं, उसमें नहीं जाएंगे। तो इन्होंने बाइकआउट कर दिया। वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक, यानी कि विश्व का सबसे नया गणतंत्र कौन बना है? तो ये है बारबाडोस। नया गणतंत्र कौन बना है? बारबाडोस। बारबाडोस की राजधानी बताएंगे? नया गणतंत्र कौन बना है? बारबाडोस। बारबाडोस की जो हेड है वर्तमान समय में सैम प्रूला मेंशन है ना? बारबाडोस की जो वर्तमान समय में हेड है वो है सैम प्रूला मेंशन डैम प्रोनेला। नाम थोड़ा अजीब है इनका,
ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, फुरेनेला मेंशन। और बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिजटाउन। बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिजटाउन। छोटा सा एक कैरिबियाई देश है, छोटा सा एकदम नन्हा सा कैरिबियाई देश है। आकस, आकस क्या है? नाम से पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, नाम से पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये तीनों ने मिलकर के एक न्यूक्लियर सबमरीन ग्रुप बना लिया है। कौन सा ग्रुप बना लिया है? न्यूक्लियर सबमरीन ग्रुप बना लिया है। और फ्रांस ने कहा अच्छा बेटा हमको छोड़ के निकल लिए तुम लोग, डील इनकी कैंसिल करा दी थी फ्रांस के साथ, ठीक है। तो ये ऑकस है। एफएटीएफ की लिस्ट में अभी क्या हुआ, कुछ बदलाव हुए। एफएटीएफ की लिस्ट में जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में 21 कंट्री है। एफएटीएफ की लिस्ट में क्या बदलाव हुए? एफएटीएफ ने क्या किया? टर्की, जॉर्डन और माली को, टर्की, जॉर्डन और माली को, किसको? टर्की, जॉर्डन और माली को यहां पर एफएटीएफ की लिस्ट में शामिल किया गया है। जबकि बोत्सवाना को हटा दिया है। बोत्सवाना के साथ एक और कंट्री है, बोत्सवाना के अलावा बोत्सवाना को इसमें से हटा दिया है एफएटीएफ की लिस्ट से। बोत्सवाना और मॉरिशस 2 कंट्री हैं जिनको यहां से हटा दिया है एफएटीएफ की लिस्ट से। अब पाकिस्तान के साथ कौन शामिल हो गया? टर्की, जॉर्डन और माली, इनको यहां पर शामिल कर दिया गया। क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम, इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्वाड जैसे, ये क्वाड नहीं है। इसमें आपका इंडिया है, इजराइल है, इसमें आपका इंडिया है, इजराइल है, ये तीनों चारों देशों ने मिलकर के जानते हो क्या किया? ये एक ग्रुप बना लिया कि हम लोग आपस में क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। तो इंडिया है, इजराइल है, यूके है और यूएस है। इसमें ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये क्वाड कंट्री का नहीं है ग्रुप, ये क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम है। एक चतुर्भुज देशों है, 4 देशों का समूह है जिसमें इकोनॉमिक चलते हैं, तो मतलब अर्थव्यवस्था को लेकर के चलेंगे। तो इंडिया, इजराइल, यूके और यूएस। आईसीसी के न्यू मेंबर कौन बनाए गए? तो आईसीसी के न्यू मेंबर बनाए गए मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। ऑस्ट्रेलिया के न्यू मेंबर कौन बनाए गए? मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आईसीसी में कितने मेंबर हो गए हैं? अब आईसीसी में कुल 105 मेंबर हो गए हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रुप थे जिनमें अभी हाल ही में न्यूली कंट्री ने ज्वाइन किया है। तो ये सारा आपके हो गया, ठीक है, बढ़िया। शेयर करते रहो भाई वीडियो को। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रही सारी चीजें? ऐसा थोड़ा सा इंटरेक्शन ज्यादा होता है, देखने में अच्छा लगता है कि कहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे लिख रहे हैं। वो पेन से लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है। थोड़े दिन में आपको आदत भी पड़ जाएगी, मुझे भी आदत पड़ जाएगी, तो हम लोग और ज्यादा स्मूथ कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, आईसीसी के हेड वर्तमान समय में ग्रेग बार्कले, बिल्कुल सही है। जियो वलाडिस सीईओ है, मनु साहनी को निकाल दिया इन लोगों ने। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं भाई, संघाई सहयोग संगठन के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो इसमें से कुछ चीजें हैं, जैसे तस्वीर में आपको दिखा देता हूं। ये है भाई झांग मिंग, नाम इनका बढ़िया है, झांग मिंग। अच्छा, झांग मिंग जो है एक कोरियाई हीरोइन भी है, अभिनेत्री भी है, बहुत बढ़िया है। फिलहाल व्लादिमीर नोरोव याद आ रहे हैं? टेड्रोस तो याद आ गए होंगे। टेड्रोस एडनम गैब्रियस WHO के हैं, डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के हैं। ये व्लादिमीर नोरोव कहां के हैं याद नहीं आ रहे। फिलहाल इसका सही उत्तर यह है कि संघाई सहयोग संगठन के महासचिव के रूप में झांग मिंग ने जो है वो पदभार संभाल लिया है। और ये एक वरिष्ठ चीनी राजनयिक है, यानी कि किस देश से बिलोंग करते हैं? चाइना से बिलोंग करते हैं। संघाई सहयोग का महासचिव के रूप में इन्हें नामित किया गया है। 1 जनवरी 2022 को उज्बेकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री, हाँ यही है, व्लादिमीर नोरोव थे, और उनकी जगह अब कौन आ गए? झांग मिंग आ गए। भाई मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि व्लादिमीर नोरोव कौन है, क्योंकि SCO की जगह पर सेट कर लो। तो व्लादिमीर नोरोव जो है वो अब संघाई सहयोग में नहीं रहे, अब कौन आ गया है? आपके झांग मिंग आ गए हैं, ठीक है। संघाई सहयोग के बारे में आपको पता ही होगा, SCO के बारे में आपको पता ही है कि भाई इसमें 8 मेंबर कंट्री हैं, इसमें 8 आपके मेंबर स्टेट हैं और आपके 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। और 8 मेंबर स्टेट की बात करें तो ये 2008 में इसका गठन हुआ था। भारत पाकिस्तान ने इसको 2017 में ज्वाइन किया था। इंडिया और पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया है? इंडिया और पाकिस्तान ने इसको 2017 में ज्वाइन किया है, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये 8 मेंबर स्टेट जरूर याद रखिए, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान वगैरह ये सब इसके अंदर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद आ रही है मुझे, RATS का नाम आपने सुना है? RATS SCO, RATS क्या है? ये रीजनल एंटी टेररिज्म, S से क्या है? रीजनल एंटी टेररिज्म। RATS एक कमिटी है जो मतलब एंटी टेररिज्म के लिए काम करेगी। भारत इसकी इस बार अध्यक्षता कर रहा है। भारत इसकी क्या है? अध्यक्षता कर रहा है। बड़ी बड़ी जो हमारे पास आपके आतंकवाद निरोधी समितियां हैं उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। तो RATS SCO की जो अध्यक्षता कर रहा है वो इस टाइम
कौन कर रहा है? वो भारत कर रहा है। ठीक है सर, एसएससी जीडी कट ऑफ वीडियो कब आएगी? बेटा बना रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक सेकेंड, आपका आपका बर्थडे है रजनी कौर, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। स्क्वाड नहीं है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। तुमने जैसे ही स्क्वाड बोला मुझे स्ट्रक्चर आ गया, मतलब चक्कर नहीं है, स्ट्रक्चर याद आ गया। आरएटीएस की प्रेसिडेंट कर रहे हैं, और अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया जो है वो 4 इसके ऑब्जर्वर स्टेट है। 2008 में इसका गठन किया गया था, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान, ये क्या लिखा है मैंने, पाकिस्तान, समझ जाओ पाकिस्तान लिखा हुआ है। ठीक, अब बात कर लेते हैं किलर पॉइंट। रीसेंट समिट कहां कहां पर हुई? समिट ऑफ डेमोक्रेसी। समिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो बाइडेन ने सोचा कि चलो 100 देशों जो लोकतंत्र हैं उनको बुला करके बुलाते हैं, और इन्हें चाइना और रशिया को नहीं बुलाया। तो ये जो बाइडेन की अध्यक्षता में अमेरिका में हुई थी। ये कहां पर हुई थी? जो बाइडेन की अध्यक्षता में अमेरिका में हुई। पांचवा इंडिया ओशियन कांग्रेस, पांचवा इंडियन ओशियन कांग्रेस। तो पांचवा इंडियन ओशियन कांग्रेस जो है ये आपका हुआ था अबू धाबी में। ये कहां पर हुआ था? अबू धाबी में। ये आपका कहां पर हुआ था? अबू धाबी में। अबू धाबी में ये आपका आयोजित हुआ था। इसके अलावा G20 ट्रोइका में, अभी G20 ट्रोइका, G20 आपको पता ही कि G20 में जो समय होते हैं, फिर आगे अगला जो मेजबानी करेंगे, फिर उसके बाद जो मेजबानी करेंगे, उनको मिलाकर के ट्रोइका ग्रुप बनाया जाता है। तो इस बार G20 समिट जो हुई थी वो इटली, रोम में हुई थी। इसके बाद वाली इंडोनेशिया में होगी, यानी कि 2022 वाली, और 2023 वाली जो होगी वो इंडिया में होगी। तो इंडिया ने अभी हाल ही में ट्रोइका समूह को ज्वाइन किया है। ट्रोइका क्या है? G20 के ऐसे देश होते हैं जो मेजबानी कर रहे होते हैं। जैसे 2021 की मेजबानी इटली ने की, 2022 की मेजबानी कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा, और 2023 की मेजबानी इंडिया करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। COP26 ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु के लिए परिवर्तन के लिए जो सम्मेलन हुआ, अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, वो कहां पर आयोजित हुआ? वो आपका ग्लासगो में आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? ग्लासगो। ग्लासगो कहां पर है? आपका स्कॉटलैंड में। COP26। और COP27 कहां पर आयोजित होगा? COP27 आपका आयोजित होगा इजिप्ट में। COP27 आपका कहां पर आयोजित होगा? इजिप्ट में। और COP28 आपका कहां पर आयोजित होगा? ये आपका यूएई में आयोजित होगा। ये UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, ये उसके लिए हो गया। एशियन समिट, एशियन इंडिया समिट, एशियन इंडिया समिट इस बार कहां पर आयोजित की गई? ये आपकी ब्रुनेई में आयोजित की गई। ये कहां पर आयोजित की गई? ब्रुनेई में आयोजित हुई। ये इस बार कहां पर आयोजित हुई थी? ब्रुनेई में आयोजित हुई थी। ब्रुनेई के राजा ने जो है वो इसको हेड किया था। 21st SCO समिट कहां पर आयोजित हुई? 21st SCO समिट, ये दुसांबे तजाकिस्तान में आयोजित हुई। अरे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई साहब कि ये कहां पर आयोजित हुआ, सीधे सीधे ऐसे ही पटक के पूछेगा आपसे कि भाई SCO कहां पर आयोजित हुआ, कौन सा समिट था? ये 21st समिट था दुसांबे ताजिकिस्तान में। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। याद रखिएगा, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज समिट, इंटरनेशनल क्लाइमेट, अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, ये अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था। ये अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन है, ये न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था। ये कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली इंडिया में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, हाँ जी। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसी ब्राइटनेस क्यों बढ़ गई? ऐसी ब्राइटनेस क्यों बढ़ गई अचानक से? गिव मी 1 सेकेंड। कोहरा हो गया। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ कि अजीब सा दिख रहा होगा आपको कि कोहरा जैसा कुछ हो गया है, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। लेट मी डू समथिंग। ये कैमरे की वजह से है कुछ। अभी ठीक है, अभी चलेगा। काला काला है लेकिन बोर्ड साफ दिखाई देगा। नहीं, ब्राइटनेस की वजह से नहीं है।
गिव मी 1 सेकेंड, मैं काला हो जाऊंगा लेकिन वो दिखेगा, ठीक है, बोर्ड आपको अच्छा दिखेगा। अब हो जाता है लाइट इसने ज्यादा ले ली हो। ये क्या हुआ है भाई, ठीक है चलो आगे। बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए स्कॉच पुरस्कार किसने जीता? आगे आने वाले समय में आप देखेंगे स्कॉच पुरस्कार बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, और स्कॉच पुरस्कार की बात करें तो इस बार ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने जीता है। फॉर किसके लिए? बच्चों के लिए अपराध से निपटने के लिए। तो ये किसने जीता है इस बार? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने जीता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार हैं, वो मैं सारी आपसे बात करूंगा। स्कॉच को बात किया जाए तो स्कॉच पुरस्कारों के बारे में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा से निपटने के लिए सिल्वर कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में? सिल्वर कैटेगरी में आपका स्कॉच पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार 6 जनवरी 2022 को 78वें स्कॉच शिखर समारोह में दिए गए। स्कॉच पुरस्कारों को भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पुरस्कार माना जाता है, यानी कि जो प्राइवेट संस्था द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। इस सम्मेलन का जो विषय रहा है वो राज्य शासन रहा है, और दीपा वर्मा ने यह अवार्ड जीता है। ध्यान रखिएगा, सिल्वर कैटेगरी में। अभी आपको और बता रहा हूं। इसके अलावा दिल्ली विद्युत नियामक आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने पावर एंड एनर्जी की श्रेणी में स्कॉच का रजत पुरस्कार जीता है। स्कॉच रजत पुरस्कार जीता है। सतत पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सस्ती कीमत पर गुणवत्ता पहुंच और बिजली उपलब्ध सुनिश्चित कराने की दिशा में उनको यह अवार्ड दिया गया है। तो 2 अवार्ड हमने अभी बात की है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है उड़ीसा के वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। ओडिशा के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये मेगा इरिगेशन लिफ्ट है, इसको स्कॉच समिट में 78वें स्कॉच समिट में प्लेटिनम अवार्ड दिया गया। तो आप समझ सकते हैं सिल्वर से बड़ा प्लेटिनम होता है। तो ये उड़ीसा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को दिया गया। उड़ीसा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट या उड़ीसा जल संसाधन डिपार्टमेंट यानी विभाग को दिया गया। इसके अलावा स्कॉच पुरस्कार की बात करें तो 2003 में स्कॉच पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। स्कॉच पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं या जो गवर्नेंस की कैटेगरी में अच्छा काम करते हैं, सरकार के शासन में अच्छा काम करते हैं, ग्रोथ करते हैं, एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी, मतलब कुल मिला के समाज में परिवर्तन लाते हो और भारत को बेहतर बनाने के लिए काम करते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा खबर पुरानी है पर काम की है। कुछ स्कॉच अवार्ड पिछली बार दिए गए थे। स्कॉच अवार्ड ग्लोरी फॉर हैदराबाद पुलिस, पिछली बार पुलिस कैटेगरी या गवर्नेंस की कैटेगरी में हैदराबाद पुलिस को ग्लोरी अवार्ड दिया गया था। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है उन्होंने अभी हाल ही में प्रेस्टीजियस स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता था। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने यह रिवाइवल और स्ट्रेंथनिंग श्रेणी में दिया था। बंगाल एजुकेशन को भी पिछली बार टूरिज्म डिपार्टमेंट, बंगाल एजुकेशन टूरिज्म डिपार्टमेंट दोनों ने गोल्ड मेडल जीते थे आपके स्कॉच अवार्ड में। इसके अलावा वेस्ट बंगाल ने सबको चौंका दिया था, वहां का विधाननगर सिविक बॉडी है उसको भी गोल्ड स्कॉच अवार्ड दिया गया था कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर के। वेस्ट बंगाल सरकार ने, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने, ये एसएससी ने पूछा था, किसने जीता था, कितने अवार्ड जीते थे? 5 अवार्ड जो है वो वेस्ट बंगाल सरकार ने जीते थे। कितने अवार्ड जीते थे? 5 अवार्ड जो है वो वेस्ट बंगाल सरकार ने जीते थे। इसके अलावा हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का भी स्कॉच अवार्ड दिया गया था। तो अभी हमको याद रखना है उड़ीसा रिसोर्स वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसके बाद हमें याद रखना है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बच्चों से अपराध के लिए, और उसके बाद हमें याद रखना है आपका सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली विद्युत नियामक को। ठीक है, आ गया है। ठीक, आगे चलो। 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है बताइए? तो ये राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। आपका तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। वर्तमान समय में गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो इसके मंत्री हैं। हाल फिलहाल जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2020 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की है। 11 श्रेणियों में कुल 57 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, पंचायत और सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार शामिल है। एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान। दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। इसके अलावा अलग अलग तरीके से जोन वाइज इनको अवार्ड भी दिए गए हैं, जोन वाइज इसको अवार्ड भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ जिला नॉर्थ जोन, तिरुवनंतपुरम केरल
सर्वश्रेष्ठ जिला साउथ जोन, पूर्वी चंपारण बिहार और गोड्डा झारखंड, इन दोनों को ईस्ट जोन, इंदौर मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ जिला वेस्ट जोन, और गोलापाड़ा आसम ये आपका सर्वश्रेष्ठ जिला नॉर्थ ईस्ट जोन। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ो। घासपेड़ अल्मोड़ा उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत नॉर्थ जोन, एलरापुरा पंचायत तुमाकुरु जिला कर्नाटक ये आपका सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत साउथ जोन। पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, कुछ भी नहीं छोड़ोगे। तेलारी पंचायत गया जिला बिहार सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत ईस्ट जोन, तखतगढ़ साबरकाठा गुजरात सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत वेस्ट जोन, सियालसिर सिरचिप मिजोरम सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत नॉर्थ ईस्ट जोन, वापी शहरी निकाय गुजरात सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है। हाँ, मिशन पानी नेटवर्क 18 सर्वश्रेष्ठ मीडिया प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, और सर्वश्रेष्ठ स्कूल का जो अवार्ड दिया गया है वो गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कावेरीपट्टनम तमिलनाडु को दिया गया है, ठीक है। आ गया है? हाँ मैं समझ गया हूं तुम्हें बहुत ज्यादा बेकार दिख रहा है, काम चला लो, इतना भी बेकार नहीं दिख रहा, ठीक। आगे, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनाई गई हैं? तो पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनाई गई हैं आयशा मलिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयशा मलिक। या गिव मी 1 सेकंड, मैं वापस आ रहा हूं तुम्हारे। गिव मी 1 सेकंड, मैं वापस आ रहा हूं तुम्हारे। बड़े बदतमीज हो यार तुम लोग। हाँ, कुछ आ गया टेक्निकल एरर तो कोशिश कर रहा हूं ना मैं, जरा सा भी सब्र नहीं है। कुछ आ गया टेक्निकल एरर तो कोशिश कर रहा हूं ना मैं। यहां पर बात कर रहे थे हम लोग, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन होंगी? तो पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज जो होंगी वो आयशा मलिक होंगी, और आयशा मलिक जो हैं पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में अपॉइंट की जा रही हैं। फिलहाल पाकिस्तान की बात करें तो 14 अगस्त को ये अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। नेशनल एनिमल मरखोर है, नेशनल बर्ड जो है वो चुकर है, नेशनल फ्रूट जो है वो मैंगो है, गोवा विंटर में आपका यहाँ पे नेशनल फ्रूट हो जाता है, नेशनल ट्री जो है वो देवदार का पेड़ है, ईद उल फितर, ईद उल अजहा और शब बारात प्रमुख त्यौहार है। इमरान खान वर्तमान समय में प्राइम मिनिस्टर हैं, आरिफ अलवी वर्तमान समय में प्रेसिडेंट है, नेम ऑफ पार्लियामेंट नेशनल असेंबली, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 342 है। उर्दू इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज होती है यहाँ पर। 4 राज्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। करेंसी पाकिस्तान रुपी है। अगर आप K2 को पाकिस्तान का हिस्सा ना माने तो तिरिच मीर जो है वो पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी है। इंडस जो है वो सबसे लंबी नदी है, और फील्ड हॉकी जो है वो नेशनल गेम है, ठीक है। पाकिस्तान इस्लामाबाद, देखो एक बात समझ लो, मेरी वजह से किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। कोई मुझे गरिया रहा है तो यार वो एक तरह से वो समझ लो कि एहसान फरामोश है भाई, फ्री में उसको सारी चीजें मिल रही हैं, पढ़ने को मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं। मैंने जानबूझ के कैमरा तो खराब नहीं किया, अचानक से खराब हो गया ना। और आपसे ज्यादा मुझे परेशानी हो रही है क्योंकि मेरी 5-6 घंटे की पूरी मेहनत बर्बाद हो रही है। आप तो बस आए हो, मुंह उठा के पढ़ने चले आए हो। अब मेरे मुंह से निकलवाओ मत कुछ। मैं तो अच्छा खासा पढ़ा रहा था, मैं तो लगभग 100 के आसपास वॉचिंग पे पहुंच गया था। क्लास मेरी खराब हुई है, मेरी मेहनत खराब हुई है। रात भर में जो मैंने बैठ के करंट अफेयर्स बनाया है वो मेरी मेहनत खराब हुई है बिकॉज सम टेक्निकल इशू। और आपसे इतना सबूरी नहीं हो रही है कि आप 2 मिनट रुक सकते। आपको दिख रहा होगा कि मैंने पूरा सेटअप चेंज किया, मैं वापस यहां पर आया। और किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, जिसको गरियाना होगा मैं खुद गरिया दूंगा, मैं इतना सक्षम हूं। मेरे लिए वो गार्जियन अर्जियन ना बनो कि मेरी वजह से तुम किसी को गरियाना शुरू कर देते हो, किसी से लड़ना शुरू कर देते हो। यहां पर वो क्लियर पॉइंट्स हैं जो टॉप इंडियन वुमेन्स अचीवर्स रही हैं 2021 में। ये स्लाइड मैंने पहले भी डिस्कस की है, ये स्लाइड मैं आपको पीडीएफ में दे रहा हूं और इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस संस्थान ने शुरू की है? तो ये खादी विभाग जो है आपका, उसने इसको शुरू किया है। इस प्रोसेसिंग वैन में क्या होगा कि आप हनी जो है वो लोगों को हनी जो है उसको प्रोसेस कर पाएंगे और प्रॉपर्ली उसकी क्वालिटी भी चेक कर पाएंगे। तो इसको शुरू करने वाले देश में मीठी क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए
किसानों की आय बढ़ाने के लिए खादी इंडिया ने शहद की मोबाइल प्रसंस्करण यूनिट शुरू करने की अनोखी पहल शुरू की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सिरोरा गांव में याद रखिएगा, गाजियाबाद के सिरोरा गांव में मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। यह पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटों में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। यह वैन जांच प्रयोगशाला से सुसज्जित है जो तत्काल शहद की गुणवत्ता की जांच कर सकती है। तो इसे 15 लाख रुपए की लागत से डिजाइन किया गया है। आपको ये याद रखना है कहां से शुरू की जा रही है, यह गाजियाबाद के सिरोरा गांव से शुरू की जा रही है। खादी विभाग की बात की जाए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की बात की जाए तो ये 1956 में फाउंडेशन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। विनय कुमार सक्सेना जो है वो इसके वर्तमान समय में चेयरपर्सन है। ओपेक ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? ओपेक आप सभी जानते हैं इसका मुख्यालय आपका वियना में है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ओपेक में वर्तमान समय में कितने कंट्री हैं। तो ओपेक में वर्तमान समय में 13 देश जो है वो इसके सदस्य हैं। हाल फिलहाल हैतम अल घैस जो हैं वो इसके हेड बनाए गए हैं। उनसो किम की बात की जाए तो इन्हें अभी हाल ही में हुंडई मोटर का नाम सुना होगा आपने, हुंडई मोटर का हुंडई मोटर्स का हेड बनाया गया है। मोहम्मद बिन सुलेम की बात की जाए तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल के हेड बनाए गए हैं। इसिन चिना जो हैं वो यामाहा मोटर्स के हेड बनाए गए हैं। तो राइट आंसर इज हैतम अल घैस जो है वो ओपेक देशों के, ओपेक जो संगठन है यानी जो तेल कंट्री है उन 13 देशों का जो संगठन है उसके हेड बनाए गए हैं वर्तमान समय में। ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ और अपॉइंटमेंट हुए, जैसे कि आपको याद रखना चाहिए कार्ल नेमर एक अपॉइंटमेंट है। कार्ल नेमर जो है इन्हें ऑस्ट्रिया का चांसलर बनाया गया है। इन्हें क्या बनाया गया है? ऑस्ट्रिया का चांसलर बनाया गया है। इसके अलावा मैगलाडेना एंडरसन जो है इन्हें आपका स्वीडन का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया है। स्टीफन लोफवेन की जगह ली है। एक और याद रखना चाहिए, अहमद नासर अल रईसी जो हैं इनको यूएई के हैं और इनको इंटरपोल का हेड बनाया गया है। किसका हेड बनाया गया? इंटरपोल का हेड बनाया गया है। किसका हेड बनाया गया? इंटरपोल का हेड बनाया गया है। ठीक है। 15 कंट्री है। कौन कह रहा है 15 कंट्री है? भाई साहब 2 कंट्री हट गए हैं, थोड़ा और अपडेट रहा करो। 13 कंट्री वर्तमान समय में। शीर्ष तेल उत्पादक देशों ने कुवैती तेल कार्य हैतम अल घैस को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के अगले महासचिव के रूप में चुना हुआ है। ये मोहम्मद बरकिंडो की जगह लेंगे। ओपेक का मुख्यालय जो है वो ऑस्ट्रिया वियना में है। इसके अलावा आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का मुख्यालय भी जो है वो वियना में है। ठीक है। हाँ, ये ओपेक कंट्री है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 13 कंट्री है, आप पढ़ा हुआ देख लीजिए। हेडक्वार्टर जो है वर्तमान समय वियना में है। सितंबर 1960 में इराक के बगदाद में इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? बाल विवाह देश का छोड़ो, पहले ये बताओ कि अभी हाल ही में कौन सा भारत का ऐसा जिला है जिसको पूरी तरीके से बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो उड़ीसा का गंजम जिला जो है वो पूरी तरीके से आपका बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। फिलहाल फिलीपींस जो है उसने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, लेकिन फिलीपींस में एक जगह है मॉडलियोंग में आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। वर्तमान समय में मासासुगु आसाकावा जो है वो वर्तमान समय में आपके एडीबी के हेड है ना। और यहीं पर आपके अशोक लवासा जी को भेजा गया है। तो फिलीपाइंस का याद रखिएगा। और यहाँ पे बाल विवाह से जुड़ी हुई एक न्यूज है कि उड़ीसा के गंजम जिला को अभी हाल ही में पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। देश में हर साल वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह, जिनको सिखों का 10वां गुरु कहते हैं, उनकी जन्म तिथि के उपलक्ष्य में प्रकाश पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऐसी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर एक बड़ा ऐलान किया है। देश में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि ये श्री गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनके जन्मतिथि के रूप में इसको मनाया जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जन्मतिथि के रूप में मनाया जाएगा और ये कब मनाया जाएगा? जनजातीय गौरव दिवस जो है वो बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाने की बात की गई है। और ये कब मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस? हाँ जी, ये साहिबजादों के साहस के लिए उचित श्रद्धांजलि है। बिल्कुल, बच्चों के बलिदान दिवस, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के बलिदान दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। हाँ ठीक, सही कह रहा है। तो बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। ये कब मनाएंगे? बिरसा मुंडा जी की जयंती कब मनाई जाएगी? किसी को नहीं याद है? 15
15 दिसंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। 7 अगस्त बता रहे हैं। ई गवर्नेंस पे राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ई गवर्नेंस पे राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो आपका हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर आयोजित किया जा रहा है? हैदराबाद में। तो 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है वो आपको हैदराबाद में आयोजित किया गया है। इसका मेन मोटो ये है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में तेजी लाना, और तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा इसको मनाया जा रहा है। यह सम्मेलन हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन मादापुर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब बारी है आज के वन लाइनर की। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप लॉन्च किया है? नासा। ब्राजील, यूएई सहित कितने औपचारिक रूप से यूएनएससी में शामिल हो गए हैं? 5। संघाई सहयोग संगठन के महासचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? झांग मिंग को। और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए स्कॉच पुरस्कार किसने जीता है? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने। 2022 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश को। पाकिस्तान पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन होंगी? आयशा मलिक। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस संस्थान ने शुरू की है? केवीआईसी। और ओपेक ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? हैतम अल घैस को। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? फिलीपींस। देश में हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 दिसंबर को, और 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? हैदराबाद में। ठीक है, नमस्ते भैया। इसको कंफर्म कर लेना 15 दिसंबर या 15 नवंबर। अभी मेरा दिमाग पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। द कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है, ये कथन किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना। और आज जो टेक्निकल इशू हुए, आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा खराब फील हो रहा है, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा हुआ वीडियो, और पूरी मेहनत जो है वो मेरी वेस्ट हुई है आज। लेकिन कोई नहीं, कल से मैं कोशिश करूंगा इस तरह की टेक्निकल दिक्कत ना आए। लेकिन आपने देखा मैं कुछ नहीं कर रहा था, अचानक से हुआ वो जो भी हुआ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। हाँ जी, कल का भी करंट अफेयर्स है, इसमें परेशान ना हो।